तो लिखना है इसमें entropy of perfectly crystalline substance at 0 Kelvin is equal to 0. Entropy of perfectly crystalline substance. Entropy of perfectly crystalline substance at 0 Kelvin. At 0 Kelvin is equal to 0. देखो इसमें क्या कह रहा है, जो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है मोबाइल entropy of perfectly crystalline substance at 0 Kelvin is equal to 0. Entropy of perfectly crystalline substance है कहाँ है? Entropy of perfectly crystalline substance at 0 Kelvin is equal to 0. एक सेकंड थोड़ा सा रुकना, मुझे फोन आया हुआ है, देख लेता यार, थोड़ा सा इसको लिख लो पहले आप। Entropy of perfectly crystalline substance at 0 Kelvin is equal to 0. इसको लिख लीजिए सबसे पहले। एक सेकंड रुकिएगा बेटा, बच्चों का फोन आया हुआ है। मैं देख ले। हेलो, अब बोलिए, बोल कौन रहा है? अरे यार मेरा अमेजन का वो था ना, मोबाइल आया होगा, दे दो। हाँ हाँ, सनसाइन में। नहीं तो पैकेट दे दो गार्ड को, और हमारा वो मोबाइल जो है ना, पेमेंट कर दिए हैं।
हाँ लिख लो इसको एक बार। हेलो, सुन पा रहे हो मुझे आप? एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट 0 केल्विन इज इक्वल टू 0। परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का 0 केल्विन पे क्या होगा? 0 ही होगा। ठीक है, तो इसको कैसे समझा जाए? कैसे? जैसे मान लो जैसे CO लिखा है, CO, जैसे मान लो CO लिखा है, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, जैसे मान लो CO लिखा है, CO, ठीक है बेटा। तो अगर CO ऐसे अरेंज है, CO 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 ऐसे अरेंज है, तो इसको बोलेंगे परफेक्टली क्रिस्टलाइन। इसको क्या बोलेंगे? परफेक्टली क्रिस्टलाइन। तो इसके लिए अगर 0 केल्विन पे एंट्रोपी लिखोगे S एट 0 केल्विन, तो ये 0 हो जाएगा। परफेक्टली सब्सटेंस का 0 केल्विन पे 0 होता है। लेकिन अगर ऐसे लिखा होता, एक CO हो जाए, फिर CO, फिर OC, फिर OC, फिर CO, फिर CO, OC, CO, CO, OC, CO, OC ऐसे रहे, ये परफेक्टली सब्सटेंस नहीं है, परफेक्टली क्रिस्टलाइन नहीं है, परफेक्ट नहीं है ना। CO CO OC आ गया, इसलिए परफेक्ट क्रिस्टल नहीं है, ये परफेक्ट क्रिस्टल नहीं है। इसलिए इसका आप 0 केल्विन पे 0 नहीं बोल सकते हैं, इसका 0 केल्विन पे 0 नहीं होगा। तो एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट 0 केल्विन इज इक्वल टू 0। एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट 0 केल्विन इज इक्वल टू 0। तो S0 केल्विन इक्वल टू 0 और S0 केल्विन इज नॉट इक्वल टू 0। समझ में आया क्या? ठीक है बेटा। तो अगर आप परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का किसी टेम्परेचर पे निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। किसी टेम्परेचर से, मान लो हम जानते हैं कि डेल्टा S किसके बराबर होता है? dq बाई टी के बराबर होता है। तो अगर मैं डेल्टा S को लिखूंगा तो ST केल्विन माइनस S0 केल्विन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dq बाई टी। और अगर कोई परफेक्टली क्रिस्टल है तो परफेक्टली क्रिस्टल के लिए ये 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे हम एंट्रोपी बता देंगे dq बाई टी से। किससे बता देंगे? dq बाई टी से। ST केल्विन dq बाई टी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ST केल्विन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t, और NCDT लिख सकते हो आप, NCDT बाई टी। dq का फॉर्मूला होता है NCDT बाई टी। तो ये आप ले सकते हो भाई, ये आप ले सकते हो। ST केल्विन 0 से t टेम्परेचर और NCDT बाई टी ले सकते हो। NCDT बाई टी, देखो एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट 0 केल्विन इज इक्वल टू 0। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। परफेक्टली क्रिस्टल उसको बोलते हैं जिसमें अरेंजमेंट एकदम इक्वल जैसा दिखता है। इक्वल दिख रहे हो, ये परफेक्ट क्रिस्टल है, जबकि ये परफेक्ट क्रिस्टल नहीं है। देखो CO से OC भी आ गया, CO भी आ गया, OC भी आ गया, परफेक्ट क्रिस्टल नहीं है, इसके लिए 0 नहीं होगा, इसके लिए 0 होगा। तो डेल्टा S क्या होता है? dq बाई टी। तो अगर एक t केल्विन ले लें, एक 0 केल्विन ले लें, तो dq बाई टी ले लेंगे और 0 से t टेम्परेचर ले लेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे 0 से t टेम्परेचर पे। ST केल्विन 0 से t NCDT बाई टी हो जाएगा, NCDT बाई टी। किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर कोई परफेक्टली क्रिस्टल है, कोई परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, और अगर किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे एंट्रोपी पूछ रहा है तो बताया जा सकता है। दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम लोग ये जानते थे कि जो एंट्रोपी होता है, एक एंट्रोपी चेंज निकाला जा सकता है, किसी भी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे एंट्रोपी नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का 0 के रेफरेंस में, 0 के रेफरेंस से आप किसी भी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे एंट्रोपी फाइंड कर सकते हो। किसी भी पार्टिकुलर टेम्परेचर से आप एंट्रोपी को क्या कर सकते हो? फाइंड कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आ रहा है? बोलो, क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? यस सर। यस सर। समझ लो, एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट 0 केल्विन इज इक्वल टू 0। तो ये कुछ बात हो गया। और इस 0 केल्विन इक्वल टू 0, डेल्टा S इक्वल टू dq बाई टी हो जाएगा, और इस t केल्विन इक्वल टू 0 से t NCDT हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल के साथ इसको आप कंप्लीट कर लो एंड देन स्टार्ट करेंगे हम थर्मोकेमिस्ट्री। एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, एक परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है और परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, और परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है,
और परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है जिसका सी दिया हुआ है, सी दिया है मान लो 8TQ, 8TQ सी दिया हुआ है 8TQ, ठीक है। परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, इसका सी दिया है 8TQ और 1 मोल लिख लेना, 1 मोल ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस सी इक्वल टू 80Q दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इंट्रोपी बताना है, इंट्रोपी एट टी इक्वल टू 20 केल्विन पे, 20 केल्विन पे इंट्रोपी बताना है। और ए के बारे में भी दिया हुआ है, ए जो कांस्टेंट दिया हुआ है, ये क्या है, कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट दिया हुआ है, तो इसकी जरूरत अपने को है नहीं। तो C इक्वल टू 80Q दिया हुआ है, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस C इक्वल टू 80Q, एंट्रोपी एट 20 केल्विन इज, बस कुछ मत करिए, इस 20 केल्विन इज इक्वल टू 0 से 20 NCDT, मतलब 1 इंटू 80Q dt अपॉन टी कर दीजिए, बस इंटीग्रेट कर दीजिए, आ जाएगा, तो ज़्यादा मेहनत नहीं है। इस टी केल्विन परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के लिए इस 20 केल्विन पे निकालना है, ये लिखिए 0 से 20, 1 इंटू सी, सी का मतलब 80Q dt और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा टी, तो क्या आ गया 0 से 20 8T स्क्वायर dt, इसका मतलब हो जाएगा 8TQ/3, इसका मतलब हो गया A/3 TQ, और लिमिट कहाँ से कहाँ रखोगे 0 से 20, यहाँ से आ जाएगा A/3, 20 का क्यू माइनस 0 का क्यू, यहाँ से आ जाएगा A/3 इंटू 8000 माइनस 0, यह आ जाएगा 8000 इंटू A/3, ऐसे निकल जाएगा एंट्रोपी। तो किसी को कोई परफेक्टली सब्सटेंस दिया हुआ है, कोई परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस दिया हुआ है और किसी की एंट्रोपी पूछी जा रही है, किसी की एंट्रोपी क्या करी जा रही है, पूछी जा रही है, तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, इस तरह से आप कर सकते हो ना, एस टी केल्विन इज इक्वल टू 0 से टी NCDT/T हो जाएगा, 0 से टी NCDT/T हो जाएगा, क्लियर है, बोलो 0 से टी Yes, sir. NCDT हो जाएगा। यहाँ से ये आप देख लो, तो आपका ये हो जाएगा, एंड देन स्टार्ट होता है आपका थर्मोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए थर्मोकेमिस्ट्री, 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 नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसके में आपको मेन चीजें पढ़ाई जाती है, जैसे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है, किसी की इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन क्या होता है, ये सब पढ़ाया जाता है इसमें थर्मोकेमिस्ट्री में। तो थर्मोकेमिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है अपने लिए, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स का दोनों पार्ट कंप्लीट कर दिया मैंने, एक फर्स्ट पार्ट और एक सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में भी मैंने आपको पूरी चीजें सिखाई, सेकंड पार्ट में भी आपको पूरी चीजें बताई गई है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सेकंड पार्ट से ही आएगा, जैसे गिब्स एनर्जी से आ जाएगा या एंट्रोपी से क्वेश्चन आ जाएगा, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होगा वो सेकंड पार्ट से ही ज्यादा आता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सेकंड पार्ट से आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगा, ठीक है। चलिए, थर्मोकेमिस्ट्री में एक टर्म है जिसका नाम होता है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सबसे पहला हेडिंग देना है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, कोई बताएगा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो, किसको कहते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अगर कोई बोले इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को डिफाइन करो, तो आप कैसे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को डिफाइन करोगे, इंथैल्पी ऑफ फॉर्म, व्हाट इज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो कैसे डिफाइन करोगे, बताओगे मुझे आप, बोलो, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को कैसे डिफाइन करोगे। तो आप यहाँ लिखोगे द इंथैल्पी चेंज ना, इसका डेफिनेशन पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्योंकि इसी पे क्वेश्चन आता है ना। द इंथैल्पी चेंज, द इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड, द इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड, 1 mole of a compound is formed, 1 mole of a compound is formed from its pure and stable molecule, from its pure and stable molecule, from its pure and stable molecule. Enthalpy of formation, the enthalpy change when 1 mole of a compound is formed from its pure and stable molecule. The enthalpy change
when 1 mole of a compound is formed from its pure and stable molecule. जब इंथैल्पी चेंज होता है एक मोल कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए, एक मोल कंपाउंड के फॉर्मेशन उसके प्योर और स्टेबल मॉलिक्यूल से। प्योर का मतलब फिर से यहाँ पे बोलूंगा होमो एटॉमिक है। प्योर का मतलब किससे है? होमो एटॉमिक से है। और स्टेबल का मतलब किससे है? उसके स्टेट से है। किससे है? उसके स्टेट से है। जिस फॉर्म में स्टेबल होगा उसी से बनना चाहिए। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है? देखो इससे भी क्वेश्चन आता है। जेईई एडवांस 2019 में क्वेश्चन आया कि बताओ इनमें से कौन सा रिएक्शन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। इनमें कौन सा रिएक्शन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। तो इसके लिए आपको ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझना होगा, ठीक है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसको कहते हैं? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स प्योर एंड स्टेबल मॉलिक्यूल। प्योर का मतलब होमोएटॉमिक है और स्टेबल का मतलब उसका स्टेट है, ओके, उसका फेज है। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं आपसे एक एग्जांपल समझाऊं और मैंने बोला कि आपको लिखना है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, आपको लिखना है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, पहला लिखना है, मान लो पहला लिखना है HBr लिखना है, दूसरा लिखना है आपको HI लिखना है, तीसरा आपको लिखना है मान लो HCl लिखना है सपोज, चौथा आपको लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड, पांचवा आपको लिखना है C2H5OH, छठा आपको लिखना है C2H5OH हो गया, ये हो गया। उसके बाद मान लो O3 लिखना है, O3 गैस लिखना है। 6 के बाद 7 मान लो लिखना है SO2 गैस लिखना है। आपको 8 नंबर लिखना है H2SO4 लिखना है मान लो। ये सभी लिखना है, एक एक मोल बनाने हैं आप। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इनका कैसे लिखोगे ये मेरे साथ सीखो आप। जैसे कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि बताओ इनमें कौन सा रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो जाता है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स प्योर एंड स्टेबल मॉलिक्यूल। फ्रॉम इट्स प्योर एंड स्टेबल मॉलिक्यूल, एक सेकंड रुकिएगा, फ्रॉम इट्स प्योर एंड स्टेबल मॉलिक्यूल। देखो बेटा, हेलो हेलो, सुन पा रहे हो आप लोग? यस सर। यस सर। क्या हो जा रहा है? यस सर। फोन्स वगैरह आ जा रहे हैं यार। चलो, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहे थे ना। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन HBr फॉर्म करना है, तो क्या समझ क्या और
क्या समझेंगे इस पे हम? 1 मोल HBr बनाना है, किससे? 1 मोल बनना चाहिए, 2 मोल बनेगा तो इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगा, ध्यान रखना, बारीकियां हैं। 1 मोल HBr कैसे बनेगा बताओ? उसके प्योर फॉर्म से, मतलब प्योर फॉर्म H2 होगा, H2 गैस और Br2 लिक्विड, हाफ H2 गैस हाफ Br2 लिक्विड। अगर लिक्विड नहीं लिखोगे, गैस लिख दोगे, तो फिर इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहलाएगा। तो हाफ H2 गैस प्लस हाफ Br2 लिक्विड, HBr गैस, इसको बोलेंगे इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड HBr लगा दो, इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन HBr। समझ में आया? दूसरा देखो, HI का फॉर्मेशन कैसे करोगे बताओ? कोई बोलो, HI का फॉर्मेशन मतलब 1 मोल HI कैसे? उसके प्योर और स्टेबल मॉलिक्यूल्स, तो हाफ H2 गैस और प्लस हाफ I2 सॉलिड, HI बन जाएगा, हाफ H2 गैस प्लस हाफ I2 सॉलिड, HI का फॉर्मेशन हो जाएगा। बोलो ठीक है? बोलो भाई। यस सर। HCl बनाना है तो Yes, 1 sir. मोल HCl बनाना है, किससे? 1 मोल HCl किससे बनाओगे? हाफ H2 गैस प्लस हाफ Cl2 गैस, तो वो HCl का फॉर्मेशन बताएगा। फोर्थ नंबर देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, किससे? कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस से। और इसी में एक और, यहाँ पे A और B समझना, अगर सॉलिड में ग्रेफाइट और डायमंड लिखा है, क्योंकि कार्बन के 2 एलोट्रॉप्स होते हैं, 3 एलोट्रॉप्स होते हैं ऐसे, लेकिन 2 से फॉर्मेशन किया जाता है, ग्रेफाइट और डायमंड। अगर ग्रेफाइट लिखा है, अगर ग्रेफाइट प्लस O2 लिखा है और CO2 गैस बना रहा है, और बी में लिखा है डायमंड प्लस O2 गैस, डायमंड प्लस O2 गैस, और ये CO2 गैस बना रहा है, आप किसको फॉर्मेशन मानोगे? ग्रेफाइट वाले से या डायमंड वाले से? किससे आप फॉर्मेशन मानोगे बताओ? ग्रेफाइट वाले से या डायमंड वाले से? सर ए। ग्रेफाइट वाले से। ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को थर्मोडायनेमिक्स में ज्यादा स्टेबल बताया गया है, इसलिए ग्रेफाइट से जब फॉर्मेशन करोगे तो ये इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा। ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल ना, ग्रेफाइट क्या है? थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू डायमंड। तो आप यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ग्रेफाइट में डबल बॉन्ड करेक्टर आता है ना, ग्रेफाइट में डबल बॉन्ड आता है, हेक्सागन रिंग होता है, तो डबल बॉन्ड करेक्टर आता है, इसलिए ग्रेफाइट को थर्मोडायनेमिक्स में ज्यादा स्टेबल बताया जाता है। यहाँ पे क्या लिखोगे आप? ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल, ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल, ग्रेफाइट इज thermodynamically more stable, graphite is thermodynamically more stable, graphite thermodynamically ज्यादा स्टेबल होता है, ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ग्रेफाइट को थर्मोडायनेमिक्स में ज्यादा स्टेबल बताया गया है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन ग्रेफाइट से होगा, ठीक है, डायमंड से नहीं। तो अगर आप ग्रेफाइट वाले को बोलोगे तो इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बोलोगे, लेकिन डायमंड वाले को से बोलोगे तो इट इज नॉट इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज नॉट इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन, it is not enthalpy of formation of carbon dioxide, it is not enthalpy of formation of carbon dioxide। देखो एक बार, तो ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल, इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ग्रेफाइट से किया जाएगा। पांचवा का प्रिपरेशन करो तो फॉर्मेशन, पांचवें नंबर का फॉर्मेशन किससे होगा? C2H5OH, C2H5OH, तो क्या होगा? C2H5OH में C2H5OH, यहाँ पे 2 कार्बन सॉलिड लिख लो, 3H2 गैस लिख लो और हाफ O2 गैस लिख लो, तो इससे जो बनेगा वो C2H5OH बनेगा, इसको बोलेंगे इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH। देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपको जब भी इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखना है तो 1 मोल बनाना है। कितना मोल बनाना है? 1 मोल। कैसे? उसके प्योर और स्टेबल से, तभी जाकर इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा, अन्यथा वो इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर आप 2 मोल बना देते हो तो इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहलाएगा, ये इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH होगा। ये क्या होगा बेटा? इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH। ओजोन का प्रिपरेशन करना, ओजोन का फॉर्मेशन, तो 1 मोल ओजोन बनाओ, कैसे? उसके प्योर एंड स्टेबल मॉलिक्यूल से। कैसे बनाना है बेटा? उसके प्योर और स्टेबल मॉलिक्यूल से। तो क्या बनेगा?
3/2 O2 गैस, ये एग्जाम में जेई एडवांस में आया हुआ है। 1 मोल ओजोन गैस अगर O2 से बनता है तो उसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन गैस। ओके, बोलो समझ में आ रहा है? 7 नंबर देखो, Yes, sir. अगर Yes, SO2 sir. गैस बनाना है तो 1 मोल SO2 गैस बनाना है, किससे बनाओगे? सल्फर से। सल्फर एसिड फॉर्म में होता है तो ऐसे लिख सकते हो हाफ 1/8 एसिड सॉलिड, एसिड सॉलिड, और प्लस क्या होगा बेटा? O2 गैस। तो क्या बनेगा? SO2 गैस। यहाँ पे एसिड में दो फॉर्म होता है, एक रोहम्बिक सल्फर होता है, मोनोक्लिनिक सल्फर होता है। अगर यहाँ पे लिखा है एस रोहम्बिक, एक रोहम्बिक लिखा है और प्लस O2 लिखा है और SO2 गैस बना रहा है बेटा, और इसमें एक लिखा है एस मोनोक्लिनिक, किस लिखा है? मोनोक्लिनिक, एस मोनोक्लिनिक और प्लस O2 बना रहा है SO2 गैस। तो अब यहाँ पे रोहम्बिक से बनाओगे या मोनोक्लिनिक से फॉर्मेशन करोगे? मोनोक्लिनिक या रोहम्बिक से, कौन सा फॉर्मेशन सही होगा? रोहम्बिक सल्फर से या मोनोक्लिनिक सल्फर से? बताओ। Sir, temperature matter करेगा. किससे बेटा? Sir, temperature matter. क्या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, फिर से बोलो। Sir, temperature matter करेगा क्या? टेम्परेचर मैटर नहीं करेगा। रोहम्बिक सल्फर को थर्मोडायनेमिक्स में ज्यादा स्टेबल बताया जाता है। रोहम्बिक सल्फर इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल देन मोनोक्लिनिक। तो जब भी SO2 का फॉर्मेशन होगा वो रोहम्बिक सल्फर से होगा। अगर वो एलोट्रॉपिक फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे ग्रेफाइट डायमंड वाला था, तो ग्रेफाइट से CO2 गैस बनाओगे तब वो फॉर्मेशन होगा, डायमंड से बनाओगे तो वो फॉर्मेशन नहीं होगा। तो रोहम्बिक से बनाओगे तो फॉर्मेशन होगा, मोनोक्लिनिक से बनाओगे तो फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि जो रोहम्बिक सल्फर होता है, रोहम्बिक सल्फर इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल। रोहम्बिक सल्फर इज थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल, thermodynamically more stable than monoclinic, ओके। रोहम्बिक सल्फर थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल है, तो रोहम्बिक सल्फर से फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 कहलाएगा, और मोनोक्लिनिक से जब फॉर्मेशन होगा तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 नहीं कहलाएगा, नॉट इक्वल कहना होगा। ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 नहीं होगा। मोनोक्लिनिक से इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगा, रोहम्बिक से होगा। क्यों रोहम्बिक से होगा? या तो एसिड लिखा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1/8 एसिड सॉलिड प्लस O2 गैस, SO2 गैस, या फिर सल्फर सॉलिड लिखा है तब भी चलेगा। लेकिन सल्फर में एलोट्रॉपिक फॉर्म में अगर अलग अलग करके दे रहा है तो रोहम्बिक से फॉर्मेशन किया जाएगा, मोनोक्लिनिक से नहीं, क्योंकि रोहम्बिक को थर्मोडायनेमिक्स में ज्यादा स्टेबल बताया जाता है, क्योंकि रोहम्बिक सल्फर को थर्मोडायनेमिक्स में ज्यादा स्टेबल बताया जाता है, इसलिए फॉर्मेशन रोहम्बिक से होगा तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा। अगर रोहम्बिक से नहीं हो रहा है तो वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको आप एक बार देख लो यहाँ तक और समझ लो एक बार। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप हमसे, बोलो। इसको देख लो, 1/8 एसिड सॉलिड प्लस O2 गैस। यहाँ तक लिख लीजिए सब लोग, पहले पूरी लिख लीजिए, उसके बाद बात करते हैं आगे। यहाँ तक लिख लीजिए सब लोग। रोम्बिक ग्रेफाइट, और ये दो चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ तो देखो, मैं बोल रहा हूँ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 रोम्बिक वाला होगा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 मोनोक्लिनिक वाला का नहीं होगा, ठीक है ना बेटा? 8वें नंबर को देखो, 8वां नंबर देखो। 8वें नंबर में क्या होगा? H2SO4 की बात कर रहा है, तो कैसे बनाओगे? 1 मोल H2SO4, 1 मोल H2SO4 कैसे? 1/8 एसिड सॉलिड, 1/8 एसिड सॉलिड प्लस H2 गैस और प्लस 2O2 गैस, ये क्या बन जाएगा बेटा? H2SO4, 1 मोल H2SO4 बनेगा
1/8 acid solid plus H2 gas plus 2O2 gas give H2SO4। तो इसको बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन समझ में आया? अगर कोई आपसे बोले, अगर मैं आपसे बोलूं ऐसा बन रहा है, अगर मान लो एक क्वेश्चन दूं मैं आपको और मैंने बोला कि ये जो है 3O2 जो है ये 2O3 बना रहा है, क्या ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होगा? क्या ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है? 3O2 नो सर। 2O3 ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या है? एक मोल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना चाहिए उसके प्योर और स्टेबल से। यहाँ पे क्या बन रहा है? 2 मोल, तो ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं, इट इज नॉट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, नॉट डेल्टा एच एफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, बल्कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। जैसे मान लो अब ऐसा दे दे, अगर मान लो लिखा हुआ है H2 गैस और प्लस I2 गैस और ये बना दे HI और इधर हाफ H2 लिख दे और हाफ I2 लिख दे, क्या ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI है? नो सर। क्यों नहीं है? सर I2 सॉलिड होना चाहिए। नॉट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, नॉट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है, नॉट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, ये बात समझ में आया? अगर अगला मैं ऐसे दे दूं, मैं लिख दूं यहाँ पे लिखा हुआ है 2C2H5OH और मैं यहाँ लिख दूं 4 कार्बन सॉलिड प्लस 6H2 गैस और प्लस O2 गैस। ठीक है, और मैंने बोला क्या ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है? बोलो, क्या ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है? नो सर। इट इज नॉट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, नॉट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। तो ऐसे देखना है, ठीक है? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन क्लियर हुआ? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या है? एक मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन उसके प्योर और स्टेबल मॉलिक्यूल से होता है तो बोला जाता है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, अदरवाइज वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं होता है, अदरवाइज वो फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे मान लो तुमसे ऐसे बोल देता, अगर ये देख दिया और आपसे बोला कि H2 गैस लिखा है और हाफ H2 गैस हाफ Br2 गैस और यहाँ बना रहा है HBr गैस, क्या ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है? क्या ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है? क्या ये नो सर। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है? नो सर। ये भी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप बोलोगे इट इज नॉट अ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इट इज नॉट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इट इज नॉट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है, इट इज नॉट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इट इज नॉट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर हो रहा है बात? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन समझ में आया? बोलो, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बातें समझ में आई? यस यस सर। सर। लिख लो पहले इसको, यहाँ तक लिखिए सब लोग, फास्ट लिखिए, फिर आगे की बात करेंगे। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, समझ में आया बेटा? यस सर। हाँ, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में इट इज नॉट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और ये आपका जहाँ पे भी ऐसा दिया होगा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन समझ जाओगे नहीं समझ जाओगे? बताओ, आपको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन समझने में कोई दिक्कत होगा? इंथैल्पी ऑफ नो फॉर्मेशन सर। मतलब एक मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन उसके प्योर और स्टेबल मॉलिक्यूल से होता है, तो उसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। उसको क्या बोलते हैं? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो इसको लिख लीजिए, पहले हो गया है। अब यहाँ पे एक चीज लिखिएगा, जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है बेटा प्योर और स्टेबल मॉलिक्यूल का, उसे रेफरेंस लेकर आप उसको क्या बोलोगे? जीरो बोलोगे। तो यहाँ पे लिखिएगा स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्योर एंड स्टेबल मॉलिक्यूल इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। यहाँ लिखिएगा स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन of pure and stable molecule, of pure and stable molecule, standard enthalpy of formation of pure and stable molecule is always
equal to 0. Always equal to 0. The standard enthalpy of formation of pure and stable molecule is always equal to 0. Standard enthalpy of formation of pure and stable molecule is always equal to 0. ठीक है बेटा, जैसे enthalpy of formation of Br2 liquid ये क्या होगा 0. enthalpy of formation of I2 solid ये क्या होगा 0. enthalpy of formation of Cl2 gas ये क्या होगा 0. enthalpy of formation of carbon graphite ये क्या होगा इक्वल टू 0. कार्बन ग्रेफाइट का भी क्या होगा 0. enthalpy of formation of कार्बन डायमंड का क्या होगा बोलो बेटा, डायमंड का क्या होगा नॉट इक्वल टू 0 ना. Not equal to 0. enthalpy of formation सल्फर रोहम्बिक का 0 होगा, लेकिन मोनोक्लिनिक का नहीं होगा 0. मोनोक्लिनिक का नहीं होगा 0. ठीक है, मोनोक्लिनिक का 0 नहीं होगा. ठीक है, अगर मैं बोलूं enthalpy of formation of Br2 गैस ये 0 होगा क्या, Br2 गैस का 0 होगा क्या बताओ. enthalpy of formation Br2 गैस का 0 होगा. प्योर है लेकिन स्टेबल नहीं है ना. No, sir. प्योर है लेकिन स्टेबल नहीं है. अब ये देखो enthalpy of formation of वाटर लिक्विड ये 0 होगा क्या. enthalpy of formation of वाटर लिक्विड 0 होगा क्या No, sir. नहीं होगा. तो इसका मतलब वाटर क्यों नहीं 0 होगा, क्योंकि ये प्योर नहीं है इसलिए 0 नहीं होगा. स्टेबल स्टेट से सिर्फ नहीं है, दोनों चीजें होनी चाहिए, स्टेबल स्टेट भी होना चाहिए और प्योर भी होना चाहिए. तो वाटर प्योर नहीं है ना, enthalpy of formation of water liquid is not equal to 0. क्लियर है. Br2 liquid 0, I2 solid 0, Cl2 gas 0. उसे सोडियम सॉलिड का क्या होगा 0. अगर ये enthalpy of formation of सोडियम गैस लिखा होगा तो 0 होगा क्या, सोडियम गैस का 0 होगा क्या बोलो, सोडियम गैस का 0 होगा नहीं ना. No, sir. तो इस तरह से आप enthalpy of formation जो प्योर और स्टेबल मॉलिक्यूल है उसका 0 होता है. enthalpy of formation of pure and stable molecule is assigned to be 0. enthalpy of formation of pure and stable molecule is assigned to be 0. is it clear or not? समझ में आया enthalpy of formation? Yes, sir. enthalpy of formation क्या है, पहले ये डेफिनेशन हम क्लियर कर लो. एक मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन उसके प्योर और स्टेबल मॉलिक्यूल से होता है तो उसको हम बोलते हैं enthalpy of formation. और enthalpy of formation प्योर एंड स्टेबल मॉलिक्यूल का 0 होता है, ये ध्यान रखना. तो इससे आपका गलत नहीं होगा. देखो जेई एडवांस 2019 में क्वेश्चन पूछा और आपके मॉड्यूल में बहुत सारा क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि बताइए इनमें कौन सा रिएक्शन enthalpy of formation को डिनोट करता है. which of the following reaction denotes या represent the enthalpy of formation. तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ फिर इसके आगे बढ़ जाएंगे. ठीक है, चलिए आइए मेरे साथ और जेई एडवांस का क्वेश्चन का मजा लीजिए. देखिए कह रहा है which of the following reaction represent the enthalpy of formation. which of the following reaction represent enthalpy of formation. इनमें से कौन सा रिएक्शन enthalpy of formation को रिप्रेजेंट करता है. which of the following reaction represent enthalpy of formation. पहला ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन मोर देन वन और मोर देन वन होगा बेटा. 1/8 एसिड सॉलिड प्लस 3/2 O2 गैस, ये SO3 गैस बन रहा है पहला. दूसरा कह रहा है 1/8 एसिड सॉलिड और प्लस O3 गैस, ये SO3 गैस बन रहा है. तीसरा बोल रहा है वन और मोर देन वन करेक्ट है ये, लेकिन आगे चलते हैं. आगे है H2 हाफ H2 गैस प्लस हाफ F2 गैस, ये बन रहा है HF लिक्विड होता है, HF लिक्विड बन रहा है. और फोर्थ दिया है 3/2 O2 गैस गिव O3 गैस, ये बना रहा है. पांचवा ऑप्शन दिया है कार्बन, यहाँ पर लिखा है कार्बन सॉलिड प्लस H2 कार्बन सॉलिड प्लस 3H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, ये बना रहा है C2H5OH और ये लिक्विड दिया ऐसे दिया है.
इसमें से पांचों ऑप्शन में से कौन कौन सही है और कौन गलत है। और एक ऑप्शन और लिख लो, एक ऑप्शन और लिख लीजिए, H2 गैस प्लस Br2 गैस, ये बन रहा है 2HBr गैस। चलिए इसका आंसर आप बताइए कौन सा सही है, इसमें कौन कौन सा सही है ये बताइए। 1/8 एसिड सॉलिड, 3/2 O2 गैस, SO3 गैस, कौन कौन सा सही है बताइए। लिखो, बताओ आंसर क्या आएगा, कौन कौन सही है अभिसार। 1 3 4 5 1 3 4 5 1 3 4 5 ये इंथैल्पी ऑफ Yes, sir. फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 3 4 5 और 2 गलत है क्या। Yes, sir. Yes, sir. सेकंड क्यों गलत है। O3 आपने कहा था कि ऑक्सीजन की। O3 स्टेबल नहीं होता है, O3 स्टेबल नहीं है, O3 तुरंत O2 में टूट जाता है, O2 स्टेबल, O3 स्टेबल नहीं है। इसलिए पहला तो सही है, पहला तो सही है ना, 1 मोल का फॉर्मेशन उसके प्योर और स्टेबल मॉलिक्यूल से हुआ है। दूसरे में अगर देखें तो O3 के कारण नहीं होगा, ये O3 जो है ना वो स्टेबल नहीं होता है। HF लिक्विड ठीक है, उसके प्योर एंड स्टेबल मॉलिक्यूल से H2 गैस प्लस F2 गैस, सही है ये। तीसरा 1 मोल ओजोन गैस, इससे उसके प्योर एंड स्टेबल मॉलिक्यूल से, तो चौथा सही है। पांचवा C2H5OH कार्बन सॉलिड सही है, H2 गैस सही है, हाफ ये भी सही है। छठे में क्या लिखा है, ये तो एक Br2 गैस गलत किया है और एक 2 मोल HBr बनाया है, ये गलत किया है। 2 मोल नहीं बनना चाहिए, 1 मोल बनना चाहिए, 2 गलतियां हैं इसमें, तो ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। तो आंसर है 1 3 4 एंड 5। समझ में आया। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 2019 सर फिफ्थ वाले पे सी में 2 लगना चाहिए ना सी में, हाँ 2 सर, लगेगा, 2C होना यस चाहिए। 2 लगना चाहिए, बैलेंसिंग है ये तो ठीक कर लेंगे हम लोग। 2C सॉलिड प्लस 3H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव C2H5OH लिक्विड, तो आंसर होगा 1 3 4 5। तो ये जेई एडवांस 2019 के मोर देन 1 करेक्ट पे क्वेश्चन आया था, तो इसमें से वो ऑप्शन मिल जाएगा आपको। इन्हीं में से ऑप्शन था, मैंने 6 ऑप्शन कर लिया, वहां पे 4 ऑप्शन था। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कोई भी रिएक्शन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को तभी रिप्रेजेंट करेगा जब 1 मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा उसके प्योर और स्टेबल मॉलिक्यूल से। 1 मोल कंपाउंड फॉर्म होगा उसके प्योर और स्टेबल मॉलिक्यूल से, तो उसको क्या बोलना है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। उसको क्या बोलेंगे हम, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और समझ में आ रहा है क्या, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है। Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट Yes, है sir. तो बोल सकते हो आप, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में किसी को कोई डाउट है तो बोल सकते हो आप, नहीं है डाउट तो नेक्स्ट आप लिखना है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बाद इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखने जा रहे हैं, ठीक है। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन। नेक्स्ट हेडिंग दो, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये लिखने की कोशिश कर रहे हैं बेटा हम लोग, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये लिखने की कोशिश कर रहे हैं। इस पे क्वेश्चंस बहुत बनेगा, तो अभी हम लोग देखेंगे उस पे। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यहाँ आप इसको लिख के लिखिएगा। जैसे मान लो कोई रिएक्शन मैंने आपको दिया, एक रिएक्शन दिया मैंने बेटा आपको CH4 प्लस H2 गैस, और ये बना रहा है CH4 प्लस C2H4, लिख रहे हैं आप C2H4 प्लस H2 गैस, ये बना रहा है C2H6 गैस, और ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है बेटा। इसका क्या निकालना है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन। गिवन क्या होगा, गिवन होगा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4 गिवन है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 गिवन है, ये दोनों गिवन है। तो पूछ रहा है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगा।
ऐसे तो आप लोग पहले भी निकाल चुके हो कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालना है, लेकिन अभी हम आपको मैं समझाने जा रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी रिएक्शन के लिए एंथैल्पी निकालना है इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन तो कैसे निकालोगे। तो आप देखो C2H4 का फॉर्मेशन लिखो। C2H4 का फॉर्मेशन कैसे होगा बताओ। तो आप बोलोगे 2C सॉलिड प्लस 2H2 गैस, 2C सॉलिड प्लस 2H2 गैस, ये क्या बनेगा C2H4 गैस। 2C सॉलिड प्लस 2H2 गैस गिव C2H4 गैस, और ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4 होगा। और C2H6 कैसे बनेगा 3C सॉलिड प्लस 3H2 गैस, ये बन जाएगा C2H6 गैस, और ये क्या कहलाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 है या नहीं बोलो। और ये पहला रिएक्शन है, ये दूसरा रिएक्शन है, और इस रिएक्शन को थर्ड मान लो। अब मुझे दो रिएक्शन दिया है और तीसरा ऑब्टेन करना है, क्या करें बताओ। तीसरा रिएक्शन ऑब्टेन करना है दो रिएक्शन से, तो क्या करें बताइए। अगर मुझे तीसरा रिएक्शन ऑब्टेन करना है दो रिएक्शन से तो क्या करें बताओ, बोलो कुछ तो बोलो। तो सेकंड पहली वाले को उल्टा कर दें हाँ और दोनों मतलब को फिर ऐड। कहना आप ये चाहते हैं कि सेकंड में से 1 को माइनस कर दें, सीधा सा कहना आप ये चाहते हैं। उल्टा करने से अच्छा है कि हम देखो, क्योंकि इसको इसलिए बोल रहे हैं ऐसा तो C2H6 राइट में है, तो इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। राइट में है तो राइट में चाहिए भी ना आपको, इसको लेफ्ट में चाहिए, तो इसको उल्टा करके जोड़ने की जो आप बात कर रहे हैं उसका मतलब होता है माइनस करना। इक्वेशन 3 इज इक्वल टू क्या होगा, अगर मैं इक्वेशन 3 इक्वल टू लिखूंगा तो क्या लिखूंगा। अगर मैं लिखूँ इक्वेशन 3 तो क्या लिखूंगा बेटा, इक्वेशन 2 और माइनस इक्वेशन 1। इसका मतलब इक्वेशन 3 के लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 माइनस किया आपने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4। यही किया कि नहीं किया बताओ, क्या आपने यही किया। तो आप अगर Yes. इसमें रिएक्शन की एंथैल्पी लिखना चाहते हैं तो आपने किया क्या, देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस किया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, बस हो गया। कभी भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है ना तो आपको यही करना चाहिए, यही लॉजिक रखो। देखो यही तो लग रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो आप याद करते हैं पहले से ही, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये आप लॉजिक हमेशा लगा सकते हैं। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट को क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। जैसे मान लो एक रिएक्शन दिया आपके पास C6H12O6 प्लस O2, ये बनाया 6CO2 गैस प्लस 6H2O लिक्विड, ठीक है। और यहाँ पे आ गया आपका 6 दूनी 12 6 18 6O2, यहाँ पे आ गया 6O2 गैस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6O2 गैस, 6O2 गैस आ गया। तो इस तरह से आपका C6H12O6 प्लस 6O2 गैस गिव्स 6CO2 गैस प्लस 6H2O लिक्विड। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये गिवन है -300 किलोजूल पर मोल, ये गिवन है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर गिवन है -280 किलोजूल पर मोल गिवन है। और यहाँ लिखा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H12O6 गिवन है, ये गिवन है आपका -100 किलोजूल पर मोल गिवन है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, फाइंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बताना है। इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, रिएक्शन की एंथैल्पी इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करिएगा। क्या करिएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो C6H12O6 प्लस 6O2 गैस गिव 6CO2 गैस प्लस 6H2O लिक्विड, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन करने के लिए क्या करना होगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं, बात समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं।
सर सिंपल है। देखो Yes, sir. आपने सीख लिया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखना सीखा। आज आपने क्या सीखा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखना सीखा, पहचानना सीखा। उसके बाद हमने बोला कि अगर मान लो कोई रिएक्शन गिवन है और उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के टर्म में लिखना है तो क्या करिएगा? समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट करिएगा। देखो इसको बना बताओ आंसर क्या आएगा। Minus 3380 kilojoule per mole. यस सर जी बताएं क्या आंसर आया? Minus 3380 kilojoule per mole. -33 80. -33। अच्छा ठीक है बेटा। तो इसका कैलकुलेशन वही कर दो, समेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट ना। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखो। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या लिखोगे? समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा? 6 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H12O6। O2 का 0 हो जाएगा ना, बस कर दो। 6 इंटू कितना आ जाएगा? -300 और प्लस हो जाएगा 6 इंटू -280 और माइनस माइनस प्लस 100 हो जाएगा। ये आ जाएगा -1800 और ये माइनस हो जाएगा 1680 और प्लस 100 नहीं, तो ये 34-3380 आ जाएगा। -3380 किलो जूल पर मोल आ जाएगा।
-3380 किलो जूल पर मोल। एक बार चेक करूंगा, C6H12O6 प्लस 6O2, 6CO2 प्लस 6H2O, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इस तरह से आ जाएगा, तो हो जाएगा -3380 किलो जूल पर मोल, -3380 किलो जूल पर मोल। क्लियर है? ये बात समझ में आया क्या? ये बात Yes, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. तो ऐसे बना लोगे ना, -3380 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? इसमें कोई डाउट है क्या? तो अगर कोई ऐसे दिया रहेगा तो ऐसे बनाना होगा। नेक्स्ट हेडिंग दे दो, हिज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हिज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, हिज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, हिज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, हिज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन ना। ओके बेटा, इसमें लिखना है कि अलजेब्राइक सम होता है, अलजेब्राइक सम, अलजेब्राइक बोलते हैं इसको। जैसे मान लो किसी भी रिएक्शन में आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, या फिर उसमें किसी नंबर से डिवाइड करते हो, या ऐड करते हो, या सब्ट्रैक्ट करते हो, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंथैल्पीज भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड होती है। तो आपको लिखना क्या है, इफ एनी केमिकल रिएक्शन, क्या लिखना है, हिज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन में इफ एनी केमिकल रिएक्शन, if any chemical reaction are added together, subtracted together, एक सेकंड रुकिएगा बेटा। हेलो हेलो, हाँ बेटा, यहाँ तक हिज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन तक कर लो, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, थोड़ा कुछ काम कर रहा था, तो इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे बेटा, हिज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, ठीक है? तो यहाँ से नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेना। ओके ओके सर। ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में यहाँ तक पढ़ा देंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ा देंगे, हिज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, और आगे थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ा देंगे। तो थोड़ा सा मैं बिजी हूँ आज, थोड़ा कुछ काम कर रहा हूँ मैं, तो ठीक है ना। अब यहाँ तक देख लेना, यहाँ तक पढ़ लेना, और यहाँ तक का होमवर्क सेक्शन ए बन जाएगा, सेक्शन ए बना लेना, ठीक है? चलो फिर नेक्स्ट क्लास। Okay, sir. ओके ओके बेटा। Thank you, sir. Thank you, sir.